हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर 11 है, क्लास 11th का। हमने इस चैप्टर में अभी तक वाटर पोटेंशियल तक पढ़ लिया है। अगर आपने वहाँ तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले आप वाटर पोटेंशियल तक के वीडियोस देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के एंड में हमने एक वीडियो, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा वाटर पोटेंशियल का, उस वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था। हम उस क्वेश्चन के आंसर को भी देखेंगे और साथ में जो डायरेक्शन मूवमेंट पूछी थी वो कहाँ से कहाँ होगी, ये भी हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में आपको बेसिक सा आइडिया तो हो गया होगा, तो पहले हम इसको समझेंगे और फिर हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले हम प्लाज्मोलाइसिस का जो है देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें पढ़ना है, और फिर हम एनसीईआरटी से देखेंगे एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? देखो, प्लाज्मोलाइसिस इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ए प्लांट सेल और एनी अदर सेल हैविंग सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर आप किसी प्लांट सेल या ऐसी सेल जिसके पास सेल वॉल है, उसको कहाँ रखोगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दोगे तो उसके अंदर लॉस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, और जो सेल होगी वो बन जाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्योंकि जब हाइपरटोनिक कंडीशन में रखोगे तो लॉस ऑफ वाटर होगा, क्योंकि बाहर वाला सॉल्यूशन पानी सेल के अंदर से खींच लेगा, इसलिए वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा और उस सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यही डेफिनेशन होती है प्लाज्मोलाइसिस की। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सेल और एनी अदर सेल हैविंग सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस एंड देन सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मान लो नेचुरल सिस्टम में प्लांट सेल के आसपास हाइपरटोनिक कंडीशन जनरेट हो जाए तो उस कंडीशन में सेल कैसे बिहेव करती है। देखो, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया कि सेल सैप के रेफरेंस में यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब सोल्यूट जो है डायरेक्टली वो ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि ये हमने ऑस्मोसिस जब पढ़ा तो ये डिस्कशन हो चुका है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। साथ में हमने ये भी कहा था कि वहाँ पे अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो इसलिए वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए। तो इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाई होगा और डिफ्यूजन प्रेशर लो होगा। और इसके कंपैरिजन में सेल सैप जो होगा वो एज ए हाइपोटोनिक बन जाएगा। मतलब वहाँ पे सोल्यूट तो कम होंगे तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट की कंसंट्रेशन के साथ में वेरी करता है। अगर सोल्यूट कम हो गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो गया। और साथ में यहाँ पे आपको पता है सोल्यूट कम हो गया तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनके ज़्यादा होने से यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम है और डिफ्यूजन प्रेशर हाई होगा सेल सैप के अंदर। अब देखो आप, पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ये हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि पानी का मूवमेंट जो है हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है। मतलब जहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा उसकी तरफ। तो इसका मतलब पानी का मूवमेंट सेल सैप में डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, हाई है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लो है, तो इसलिए पानी का मूवमेंट यहाँ पे सेल सैप से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। या फिर ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे बताएंगे तो हम कहेंगे पानी का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा, क्योंकि सेल सैप में ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। तो इसलिए यहाँ से लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पानी का मूवमेंट होगा वो सेल सैप से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर ये किसके थ्रू हो रहा है? अगर ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करती है, क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बन जाती है। तो इसलिए पानी का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो ये उस टाइम पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करेगी और प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। और अगर इसकी डायरेक्शन सेल से बाहर है तो उसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। तो अब एक्सोस्मोसिस होने के कारण पानी जो है बाहर चला जाएगा, और सबसे पहले जो पानी लॉस होगा सेल के अंदर से वो होगा साइटोप्लाज्म का पानी।
मीन्स अब साइटोप्लाज्म के जो पानी है सबसे पहले वो वाटर लॉस करेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर वैक्यूल जो होगा, वैक्यूल के अंदर जो वाटर होगा फिर उसका लॉस होगा। तो पहले साइटोप्लाज्म से लॉस होता है सेल के अंदर से, और फिर जो लॉस होता है वो होता है वैक्यूल के अंदर से। तो ये भी एक सिस्टमेटिक जो है प्रोसेस होती है जिसके जो है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले कॉन्टेक्ट में कौन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के आसपास, साइटोप्लाज्म होगा, फिर वैक्यूल होगा। तो इसलिए पहले लॉस साइटोप्लाज्म से होगा और फिर लॉस होगा वैक्यूल से। तो यहाँ पे जब लॉस होगा तो धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करना शुरू कर जाएगा, और श्रिंक करते करते ये सेल मेम्ब्रेन जो अभी तक सेल वाले कॉन्टैक्ट में थी, तो एक ट्रांजिट जब थी तो कॉन्टैक्ट में थी, अभी एक ट्रांजिट नहीं रहेगी, ये प्लाज्मोनाइट बन जाएगी, तो ये उससे दूर होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी का लॉस बढ़ेगा तो प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और सेल बन जाती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब ये देखो प्रोसेस एकदम से नहीं होती है बच्चों, इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आप इसको क्लोजली देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको डिफरेंट स्टेजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ पे डिस्कशन की वो है सबसे पहले लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस नाम याद रखना, कौन सी स्टेज है, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। मतलब वो लिमिट करना चाह रही है प्लाज्मोलाइसिस को, बचाना चाह रही है, उसको रेजिस्ट करना चाह रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखो एक डायग्राम दिखाया, इस डायग्राम के अंदर देखो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड स्ट्रक्चर लिया है मैंने, ठीक है। जनरली मैं हेक्सागोनल शेप लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा अच्छे से, तो देखो यहाँ पे एक ट्रांजिट सेल थी, ठीक है, और वो उसके आसपास मान लो इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक रहा होगा इसलिए वो ट्रेजेडी दिख रही है। बट उसके आसपास अब कैसा डेवलप हो गया इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक कंडीशन जैसा इन्वायरमेंट डेवलप हो गया। अगर हाइपोटोनिक होगा तो उसका पानी लॉस होना शुरू हो जाएगा, और एक्सोस्मोसिस होगा तो फिर क्या होगा, इसके जो सेल वॉल है उसमें एक टेंशन डेवलप होगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अटैच हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, जब सेल मेम्ब्रेन दूर जाना शुरू करेगी पानी लॉस होने के कारण, तो सेल वॉल उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो इसके कारण उसमें देखो आप वहाँ पे एक बैंड देख रहे हो सेल वॉल के अंदर, चारों तरफ एक बैंड बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को रेजिस्ट करना चाह रही है उसकी श्रिंकेज को, ताकि वो उससे दूर ना हो, तो उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो ये कर्व्स बने हैं, कर्व्स ये दिखा रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है दूर जा रही है मगर सेल वॉल उसको जाने से रोक रही है। तो इसी स्टेज को बोलते हैं हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल भी थोड़ा श्रिंक कर जाती है अंदर की तरफ। आपको वहाँ पे श्रिंक जो है नॉर्मल जो शेप होगा उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ श्रिंक करने के कारण आपको एक बैंड सा दिखाई देगा। और ये बैंड क्या दिखाता है कि यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस शुरू होने वाला है, मगर उसको सेल वॉल रेजिस्ट करना चाह रही है, तो श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, लिमिट करना चाह रही है उसको। नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी यहाँ पे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस मैंने पहली स्टेज में देखो कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाया, बस वो मेरा फोकस जो था वो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस को दिखाना था कि श्रिंकिंग कैसे होती है, उसके आसपास वो सॉल्यूशन होगा, वो अज्यूम कर लेना। अब इंसिपिएंट में मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया आपको कि आसपास हाइपरटोनिक कंडीशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो दिखाया है कि यहाँ पे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंकेज हो गया था सेल वॉल का, और सेल मेम्ब्रेन दूर जा रही थी। अब फर्दर अगर वाटर लॉस होगा तो उसके कारण प्लाज्मोलाइसिस कंटिन्यूस रहेगा, और प्लाज्मोलाइसिस होने के कारण यहाँ पे वाटर लॉस होता रहेगा, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर सेल वॉल से दूर होना शुरू हो जाएगी। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस स्टेज में क्या होता है, मेनली जो कॉर्नर्स होते हैं ना उससे बहुत दूर चले जाती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कॉर्नर से सेपरेट हो जाएगी। अब क्लियरली आपको दिखने लग जाएगा स्पेस, कॉर्नर्स के जितने भी कॉर्नर होंगे ना उसके आसपास स्पेस आपको दिखेगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। मीन्स सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स फ्रॉम सेल वॉल स्पेशली फ्रॉम कॉर्नर। सो मेनली कहाँ से दिखेगा आपको, कॉर्नर से ये दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो कि आप कॉर्नर्स पे आपको स्पेस दिख रहा है, और यहाँ का प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक कर रही है, और श्रिंक करते करते पानी लॉस होने के कारण श्रिंकेज बढ़ता जा रहा है, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मेनली कॉर्नर स्पेस क्लियरली दिख रहा है, और स्पेस भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है, मतलब टेम्परेरी, शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसलिए ये स्टेज बहुत कम टाइम के लिए दिखती है आपको, इसलिए इसका नाम पड़ा इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। तो ये स्टेज आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। अगर फर्दर प्लाज्मोलाइसिस होता रहा
फिर आपको प्लाज्मोलाइसिस इविडेंट मतलब क्लियर होगा, एकदम दिखेगा, जैसा नाम है इसका इसलिए नाम रखा गया इविडेंट, मतलब प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा श्रिंक कर चुका होगा। अब साइटोप्लाज्म के साथ साथ वैक्यूल का पानी भी लॉस हो गया होगा। जब ये होता रहेगा तो इसमें देखो सेल वॉल से और प्रोटोप्लाज्म के बीच में बहुत गैप बनाया है, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो गया है, और वाटर लॉस ज़्यादा होने के कारण में अब प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल श्रिंक होकर के सेल वॉल से दूर जा चुका है और बिल्कुल छोटा सा हो गया है। केवल उसके अंदर जो है मेनली उसका जो सोल्यूट कंटेंट है वो रह गया है। अब उसमें वाटर ऑलमोस्ट जो है निग्लिजिबल अमाउंट है। तो इसलिए यहाँ प्लाज्मोलाइसिस एविडेंट होगा, मतलब क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस क्लियरली दिखेगा, इतना ज़्यादा पानी लॉस हो गया होगा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको देख भी पा रहे हो। और धीरे धीरे क्या होगा, जो स्पेस यहाँ पे बन रहा है सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में, इस स्पेस में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन धीरे धीरे वो सेल वॉल से अंदर आना शुरू हो जाएगा। फर्दर मतलब वो प्रोटोप्लाज्म में कॉन्टैक्ट में रहेगा। अभी वो जो है धीरे धीरे बाहर से अंदर आना एंट्री शुरू कर देगा और इस फ्री स्पेस में भी भरना शुरू हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्दर अगर फिर भी प्लाज्मोलाइसिस नहीं रुका तो फिर हो जाएगा कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस। फिर हम बोलेंगे कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस मतलब सारा पानी जितना भी था प्रोटोप्लाज्म के पास में वो सारा लॉस हो गया है। और सारा लॉस होने के कारण अब अल्टीमेटली क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ये बात यहाँ पे क्लियर है। कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस मतलब सेल की डेथ हो गई है कि उसके पास पानी नहीं बचा। और पानी मीडियम ही तो है जिसमें वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अगर वही नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाने वाले एंजाइम भी काम नहीं करेंगे और मेटाबॉलिज्म अगर बंद हो जाएगी सेल में तो अल्टीमेटली उस सेल की डेथ होना तय होती है। तो इसलिए कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई वहाँ पे सेल की डेथ हो गई, अब उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। मगर ये रिकवरी पॉसिबल थी किस स्टेज तक, अब उसको हम देखते हैं कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। उसको हम बोलेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। मतलब अगर हमने एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस तक जब सेल थी उस जिस स्टेज में थी, अगर वहां तक हमने उसको वापस से हाइपोटोनिक कंडीशन में रख दिया तो उसके अंदर एंडोस्मोसिस हो सकता है और एंडोस्मोसिस होने के कारण वापस से सेल ट्रांजिट बन सकती है। उसको बोलते हैं हम डी प्लाज्मोलाइसिस। तो यही होता है डी प्लाज्मोलाइसिस। ये किस स्टेज तक हम बता सकते हैं सेल को, हम लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस तक भी बता सकते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस तक भी बता सकते हैं और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस तक भी बचा सकते हैं। मगर इसके बाद अगर कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस होगा फिर हम उसको डी प्लाज्मोलाइसिस नहीं कर सकते। तो कौन सी लास्ट स्टेज है जहाँ तक हम उसको बचा सकते हैं, वो लास्ट स्टेज है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो इसलिए डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, द एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो उसके अंदर जो पानी का एंडोस्मोसिस होगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डी प्लाज्मोलाइसिस। क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस तो पानी का बाहर आना एक्सोस्मोसिस के द्वारा, तो प्लाज्मोलाइसिस, और अगर एंडोस्मोसिस होना पानी का अंदर जाना सेल के अंदर, सेल के अंदर एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें से, तो उसको बोलेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। और ये कहाँ तक रोक सकते हैं, ये एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस तक ही रोक सकते हैं, उससे आगे हम रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें वहाँ पे जल्दी से आइडेंटिफाई करना पड़ता है और पहचानने के बाद में फिर उसको हाइपोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे तो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस तक हम उसको सेल को बचा सकते हैं डेथ होने से। तो यही था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कि यहाँ पे डिफरेंट 4 स्टेजेस होती हैं। एक तो यहाँ पे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, आपने पढ़ा कि श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल देखने को मिलता है। सेकंड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, उसमें आपने देखा कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के कॉर्नर से दूर हो जाती है और वहाँ पे स्पेस दिखना शुरू हो जाता है। वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है स्टेज। और फिर एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, जहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस बहुत क्लियरली दिखेगा, प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो श्रिंक कर चुका होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो चुका होगा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर चुका होगा। और फिर फाइनली कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस जहाँ पे सेल डेथ हो जाती है अगर सारा पानी लॉस हो गया। अगर उसको रिकवर करना है तो हमें करना पड़ेगा डी प्लाज्मोलाइसिस। और डी प्लाज्मोलाइसिस मतलब एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस तक हम इसको अगर वापस से हाइपोटोनिक में रख देंगे तो सेल वापस से सर्वाइव करके वापस से जितनी भी श्रिंक हुई थी वो स्वेल कर सकती है और हम डी प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा सेल को रिवाइव कर सकते हैं। ये काम कहाँ आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ देखने को मिलता है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब ये देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। कि यूज ऑफ सॉल्ट अराउंड रूट्स ऑफ वीट फॉर डिस्ट्रॉइंग देम
मेनली यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम वीड जो है उसके आसपास, अगर वीड जहाँ पे ग्रो कर रहा है उसके रूट्स के आसपास अगर सॉल्ट डाल दें तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे, आपको समझो इस चीज़ को। अगर आपने सॉल्ट डाल दिया मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट ज़्यादा हो गया उसके आसपास। अगर रूट के अंदर पानी होगा, रूट में पानी है, और रूट में पानी है तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। बाहर अगर सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्ट डाल दिया तो सोल्यूट बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो अंदर रूट के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा, और बाहर जो है पानी है ही नहीं तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ही कम है। तो इसलिए रूट के अंदर से हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ, या फिर ये कहेंगे लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ पानी का मूवमेंट होगा और पानी लॉस होना शुरू हो जाएगा रूट का। तो अगर पानी जितना भी है रूट के अंदर लॉस हो गया तो वीड की डेथ हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट प्रोलाइसिस होने के बाद में वहाँ पे पानी की जितनी भी प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो गई है और प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। तो रूट सेल अगर मर जाएंगी तो वीड अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये किस कारण हुआ, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन था यहाँ पे? एक्सोस्मोसिस जो हुआ, लॉस ऑफ वाटर जो हुआ, वो प्लाज्मोलाइसिस के कारण हुआ। वो सेल प्लाज्मोलाइज सेल बन गई और कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज बनने के बाद में तो वो डेथ ही हो जाती है। फिर रूट्स अगर वहाँ पे डेड हो गई हैं तो फिर वीड अपने आप ही मर जाएगा। तो प्लाज्मोलाइसिस का यूज़ किया जाता है इस तरीके से। एक हाई अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अराउंड द रूट्स कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जैसे देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो अपने केमिकल्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। तो अगर वो छिड़क रहे हैं प्लांट्स के तो उसके बाद क्रॉप में क्या करते हैं कि वहाँ पानी देना होता है। अगर वो पानी नहीं देंगे और वो लंबे टाइम तक फर्टिलाइज़र वहाँ पड़ा रह गया तो हो सकता है कि वो क्रॉप के जितने भी प्लांट हैं उनके आसपास कुछ प्लांट में अगर ज़्यादा अमाउंट हो गई है तो वो क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर पानी होगा तो फर्टिलाइज़र वहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन जनरेट कर देगा रूट के आसपास, और जो जितना रूट का पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। जबकि उसको तो पानी की रिक्वायरमेंट खुद ही थी, अब उसकी खुद की रिक्वायरमेंट तो जो है पूरी नहीं कर पा रहा था, साथ में उसको पानी बाहर चला गया तो वहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी वो सेल, और प्लाज्मोलाइज्ड होगी तो वहाँ पे पानी लॉस हो जाएगा, और कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस होने के कारण वहाँ पे उसकी रूट की डेथ हो सकती है। अगर रूट ही वहाँ पे डेड होगी तो फिर वो क्रॉप का प्लांट भी डेड हो जाएगा। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर जब हम छिड़कते हैं तो वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि वहाँ प्लाज्मोलाइसिस हो गया होगा, इस कारण उस प्लांट की डेथ हो गई होगी। मगर इसको बचाने के लिए फार्मर जो है आपने देखा है जनरली जब वो स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर तो साथ में वो पानी भी वहाँ पे इरीगेट कर देते हैं फील्ड को, ताकि इसका इफेक्ट से वो प्लांट्स के जितने भी प्लांट हैं वहाँ पे उनको बचाया जा सकता है। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं फार्मर्स, ताकि प्लाज्मोलाइसिस से बच सकें। जब फर्टिलाइजर्स का वो छिड़काव वहाँ पे स्प्रे करते हैं तो उस टाइम पे उनको आपको पता होगा कि जो फर्टिलाइजर जो है वहाँ पे हाथ से जनरली वो यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं पूरे फील्ड के अंदर। तो इसलिए उसको बचाया जा सकता है अगर वाटरिंग कर दें, साथ में इरीगेट कर दें उसको। अगर वो डेथ होगी तो वो फिर प्लाज्मोलाइसिस के कारण होगी। अब नेक्स्ट देखो, टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फिशेज एंड मीट्स बाई एडिंग हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हम जो फिशेज और मीट्स होते हैं उनकी स्पॉइलिंग बता सकते हैं लॉन्ग टर्म में, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं बाई एडिंग हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। कैसे? अगर हमने सॉल्ट ज़्यादा ऐड कर दिया, अब देखो सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा भाई, सॉल्ट ऐड कर दिया तो फिशेज और मीट में जो जितना भी पानी होगा, वो लिविंग सेल है उनके अंदर जितना भी पानी था, अगर बाहर सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है, और हाइपरटोनिक कंडीशन है तो बाहर पानी आएगा, और पानी बाहर आएगा तो उनके अंदर का पानी कम हो जाएगा। और अगर पानी कम हो जाएगा तो जो माइक्रोब या बैक्टीरिया जो ग्रो करके वहाँ पे उसकी स्पॉइलेज को कॉज कर सकते थे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर फिश और मीट के अंदर पानी बहुत ही कम है, और पानी कम होने के कारण बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो उनकी स्पॉइलेज भी नहीं होगी। तो इसलिए बैक्टीरिया और फंजाई जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे ग्रोथ करके उसकी स्पॉइलेज कॉज कर सकते हैं, वो अब ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ही कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, और सॉल्ट ऐड करने की वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी ग्रोथ हो सकती थी अब वो नहीं होगी, और उसकी स्पॉइलेज बचा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तो फिश और मीट में। तो इसलिए हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं जब उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसके आसपास। तो यही ओरिजिन है उसकी, वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। किसकी होगी प्लाज्मोलाइसिस? अब
यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस किसकी हो जाएगी, जो फिश और मीट है उनकी प्लाज्मोलाइसिस एक लिमिट तक होगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और अब पानी कम अवेलेबल होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन नेक्स्ट एप्लीकेशन इन जैम्स एंड जेलीज में भी हाई शुगर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जैम्स और जेलीज में ऐड करने से वहाँ पे क्या होगा कि उनके अंदर का पानी लॉस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और पानी जैसे निकलेगा उनके अंदर से तो वहाँ पे बैक्टीरिया या फंजाई जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको स्पॉइल कर सकते हैं, वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो उसकी वहाँ पे कोई भी स्पॉयलेज नहीं होगी। तो उसको स्पॉयलेज को बचाने के लिए भी हम यहाँ पे हाई शुगर कंसंट्रेशन रखते हैं जैम्स एंड जेलीज में, और इसको लॉन्ग टाइम तक हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ ये यूज़ में आते हैं। ये फार्मिंग में भी यूज़ में आते हैं, ये प्रिजर्वेशन में भी यूज़ में आते हैं, और ये वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में भी काम में आता है। प्लाज्मोलाइसिस तो बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है ये फार्मिंग के लिए भी, और हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़ में आ रहा है। अब देखो एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या लिखा है। अब बच्चों वो समझते हैं हम एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था जब हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा ना, तो उसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो ये उस टाइम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जब डिस्कस किया तो पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस occurs when water moves out of the cell and cell membrane of a प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स वॉल। कह रहा है कि जब वाटर मूव्स आउट करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और इसके कारण सेल मेम्ब्रेन प्लांट जो सेल है उसकी सेल वॉल से दूर चली जाती है, श्रिंक्स अवे हो जाती है। दिस अकर्स व्हेन, कह रहा है कि ये कब होता है, दिस अकर्स व्हेन द सेल और टिश्यू when the cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic, has more solutes to the protoplasm के मुकाबले या सेल सेप के मुकाबले उसमें सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और उसका डिफ्यूजन प्रेशर लो है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, इसके कंट्रास्ट में वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर हाई होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा। वाटर मूव्स आउट, वाटर बाहर चला जाता है। इट इज़ द फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो कि आपको पता लग चुका है कि पहले कहाँ से लॉस होगा, साइटोप्लाज्म से, देन फ्रॉम द वैक्यूल, फिर वैक्यूल से लॉस होगा। द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन into the extracellular or outside the fluid causes the protoplast to shrink away from the wall। जैसे पानी का लॉस होगा तो उसकी वजह से आउटसाइड पानी जाने की वजह से प्रोटोप्लास्ट श्रिंक अवे हो जाएगा, सेल वॉल से दूर हो जाएगा, दूर हो जाना शुरू हो जाएगा। दिस सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज, और ऐसी कंडीशन में हम सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। द मूवमेंट ऑफ वाटर occurred across the membrane moving from an area of higher water potential, क्योंकि आपको पता है वाटर पोटेंशियल पढ़ लिया आपने, टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, क्योंकि सेल जो प्रोटोप्लाज्म है या फिर सेल सेप है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर हाई है और ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, तो वहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो वहाँ वाटर पोटेंशियल हाई है। और साथ में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है और डिफ्यूजन प्रेशर लो है, तो इसलिए वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है इन कंपेरिजन टू प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए पानी का मूवमेंट होगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा पानी अब। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो यहाँ पे क्या स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो आपको पता है कि सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म जो श्रंकन प्रोटोप्लास्ट है उसके बीच में जो स्पेस बन जाएगा, उस स्पेस को अब जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सेल वॉल से एंटर करना शुरू कर देगा और एंटर करेगा, स्पेस मिलेगा तो वहाँ पे भी फिल होना शुरू हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली प्रोटोप्लास्ट से कॉन्टैक्ट में भी रहेगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। ये आपको पता है, ये कैसी है, रिवर्सिबल है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे डी प्लाज्मोलाइसिस अगर कर देंगे तो ये रिवर्सिबल है। किस स्टेज तक, ये एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस स्टेज तक ये रिवर्सिबल है। ठीक है, व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, अगर हम सेल्स को कहाँ रखेंगे, प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट
सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। अगर हम उसका जिस स्टेज में अगर वो श्रंक हो गया प्रोटोप्लाज्म और श्रिंक होने के बाद में उसके कंपेरिजन में अगर उसको हाइपोटोनिक में रख देंगे या फिर जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो वो अब वहाँ पे क्या होगा, वाटर डिफ्यूज़ करेगा इनटू द सेल कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्डअप ए प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, और साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्डअप होगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगर प्रेशर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। जब अंदर जाएगा पानी तो पानी अंदर जाने की वजह से वहाँ पे पानी जो नेट मूवमेंट जो पानी का अंदर हो रहा है तो एक प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप होगा तो सेल मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करेगा। उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर, उस प्रेशर को बोलते हैं हम ट्रिगर प्रेशर। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। जब सेल हाइपोटोनिक में रखते हो तो पानी का एंडोस्मोसिस होता है और अंदर गए फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जो प्रेशर लगाते हैं एक्सपेंड करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को, उसको बोलते हैं हम ट्रिगर प्रेशर। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। मतलब जो श्रिंक हो गया था प्रोटोप्लास्ट अब वापस से उसको ट्रिगर प्रेशर जो है वापस से एक्सपेंड करना काम शुरू कर देगा, और एक्सपेंड करेगा तो सेल वापस से ट्रांजिट बन सकती है। अगर वो अपना सारा वाटर लॉस जितना भी हुआ था वो गेन कर ले तो उसको हम बोलेंगे ये ट्रिगर प्रेशर के कारण ही हो गया। The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid wall is called as pressure potential। इसी को हम पढ़ चुके हैं कि हमें पता है। अब ट्रिगर प्रेशर का ही नाम वाटर पोटेंशियल में हमने पढ़ा, उसका नाम प्रेशर पोटेंशियल। जनरली हम उसको ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, बट वाटर पोटेंशियल के रिवर्स में उसका नाम हमने पढ़ा प्रेशर पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं साइपी से। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले अगर आपने वाटर पोटेंशियल के वीडियो देखे हैं। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल सेल डज नॉट रप्चर, और सेल वॉल है तो सेल रप्चर नहीं करती है, क्योंकि फूलने पे भी सेल स्वेल होने पे भी रप्चर नहीं करती, क्योंकि सेल वॉल उसको प्रिवेंट करता है बस्ट होने से। दिस ट्रिगर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिगर प्रेशर ही इनलार्जमेंट उसके साइज में इंक्रीज होने और साथ में एक्सटेंशन होने के लिए, उसके डायमेंशंस में चेंज आने के लिए, शेप में चेंज आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है ग्रोथ के लिए ट्रिगर प्रेशर। इसलिए हमें सेल फुली भी दिखती हैं। तो आप कभी कभी देखना कि आपको दिन के टाइम में मॉर्निंग में आपको और इवनिंग में आपको एकदम से फुली भी दिखते हैं लीव्स कभी प्लांट के, और अगर आप दिन में देखते हो तो आपको थोड़ा श्रिंक किए हुए दिखते हैं। तो ये वाटर कंटेंट है जो वेरी करता है। अगर उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो सेल फुली भी ट्रांजिट कंडीशन में मिलेंगी तो आपको ज़्यादा वहाँ पे एरिया दिखेगा लीफ का। जैसे दिन में पानी लॉस ज़्यादा होता है जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है डे टाइम में, तो उस टाइम में नून टाइम के आसपास आपको अगर देखोगे प्लांट का एरिया थोड़ा कम दिखता है, आपको श्रिंक हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? उस कंडीशन को विल्ट बोलते हैं हम, कि पानी कम हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ही विल्टिंग बोलेंगे, मतलब कम होना तो प्लाज्मोलाइसिस की वजह से शुरू हो जाएगा, बट विल्टिंग तब बोलेंगे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तब विल्ट बोलेंगे उसको। तो जनरली उस टाइम पे आपको एरिया थोड़ा कम दिखता है, श्रिंक हुए दिखते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि पानी लॉस हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा, और जैसे पानी वापस मिलता है तो वापस से फुले हुए दिखते हैं। तो ये वेरिएशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट उसमें कैसा है, और उसके आसपास जितने प्लांट सेल उसके पास कंडीशन कैसी है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो कंडीशन अगर हाइपरटोनिक है तो वहाँ पे वाटर लॉस होगा तो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा होगा, और सेल प्लाज्मोलाइज बनेंगी तो आपको पता है कि वहाँ पे श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। और अगर वहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन है तो सेल स्वेल करना शुरू हो जाती है, तो आपको पता है कि सेल ट्रांजिट दिखती हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि उसके प्लांट सेल के आसपास सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है। यही इसमें बताया गया कि उसी के बेसिस पे आपको अपीयरेंस दिखाई देती है। नाउ क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द साइपी ऑफ ए प्रेशर पोटेंशियल ऑफ ए फ्लैशिड सेल। फ्लैशिड सेल में आपको पता है कि नेट मूवमेंट जीरो जाता है, ना तो अंदर पानी आता है ना ही पानी बाहर जाता है। मतलब नेट मूवमेंट जीरो करने में अंदर भी आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, तो नेट मूवमेंट जीरो हो गया। अगर नेट मूवमेंट जीरो हो गया तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो अब नेट मूवमेंट ना तो अंदर रहा ना ही बाहर रहा, तो पानी तो आएगा और जाएगा भी, ठीक है। और मगर नेट मूवमेंट जीरो हो गया तो इसलिए यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। अगर ट्रिगर प्रेशर जीरो है या कहीं प्रेशर पोटेंशियल वहाँ पे जीरो हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, ट्रिगर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में प्रेशर पोटेंशियल बोलते हो, और जब वो डीपीडी पढ़ते हो उसको ट्रिगर प्रेशर की तरह यूज़ करते हो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है फ्लैशिड सेल के लिए, क्योंकि सेल अब आइसोटोनिक कंडीशन में प्रेजेंट है, इसलिए सेल को हम बोलते हैं फ्लैशिड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स पोजेस सेल वॉल। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी डाइवर्सिटी जब पढ़ा होगा आपने पढ़ लिया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी है कि जैसे फंजाई के पास होती है सेल वॉल, और फंजाई में काइटिन की बनी होती है, ठीक है। मेल कंपोनेंट काइटिन ही रहता है,
और अदर कंपोनेंट भी होते हैं। साथ में कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया में होती है, और बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इसलिए, और कुछ प्रोटिस्ट में भी कहीं कहीं सेल वॉल देखने को मिलती है। ये आंसर सारे आपको डाइवर्सिटी जब आपने पढ़ी होगी प्लांट्स की तो उसमें पढ़ लिए होंगे, आपको ये ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, अब मैंने एक और बात बोली थी आपको कि हम यहाँ पे ये पढ़ने साथ में ये कंप्लीट हो गया हमारा प्लाज्मोलाइसिस। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में वाटर पोटेंशियल के बारे में, उस वीडियो का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार कि उसका आंसर क्या होगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता लग जाए। आपने आंसर किया होगा तो आप देख लेना कि आपका आंसर सही है नहीं। अब देखो, मैंने वाटर पोटेंशियल निकाला ए सेल के लिए, जहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल -17 है और प्रेशर पोटेंशियल 9 है। तो मैं वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए यूज़ करूँगा कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो इससे यूज़ कैसे, -17 + 9, तो वैल्यू आ गई हमारी वाटर पोटेंशियल की ए सेल के लिए -8। क्या आ गई, -8, हमारी वैल्यू आ गई -8। बी सेल के लिए निकाला मैंने, बी सेल के लिए जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 22 है, साई एस लूँगा तो माइनस में ले लेंगे, तो -22 हमारी वैल्यू हो जाएगी साई एस या सोल्यूट पोटेंशियल। और प्रेशर पोटेंशियल साई पी हमारा 17 है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू वाटर पोटेंशियल की -5। और फिर इसके बाद में सी के लिए निकाला, जहाँ पे साई एस -19 है और ट्रैगर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल बोलूँ साई पी बोलूँ 10 है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -9। अभी तीनों वैल्यूज निकाल ली हमने। अब इसके बेसिस पे आपको पता है कि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, डायरेक्शन मूवमेंट वाटर पोटेंशियल के बेस पे बतानी है तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या करो, अब आप लो वाटर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव में छोटे वाला बड़ा होता है, तो -5 सबसे बड़ा, -8 उसके छोटा और -9 सबसे छोटा। तो इसलिए बी से ए सेल को जा सकता है पानी, ए से सी सेल को जा सकता है और बी से सी को जा सकता है, अगर तीनों परमेएबल हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शनल मूवमेंट ऐसे होगा, बी टू ए, बी टू सी एंड ए टू सी। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगी वाटर पोटेंशियल के बेस पे, जो कि होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। डीपीडी निकालें, डीपीडी क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो ए के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे साई एस -17 है, तो ये ओपी हो जाएगा, प्लस कर दो इसको क्योंकि उसके बराबर होता है, मगर अपोजिट साइन होता है तो प्लस में हो जाएगा 17। और यहाँ पे साई पी और टीपी बराबर होते हैं ट्रैगर प्रेशर, तो 9 है, तो यहाँ पे डीपीडी निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए सेल के लिए डीपीडी क्या आ गया हमारा, 8 आ गया ना, डीपीडी के बेसिस पे वैल्यू निकलेंगे तो 8। अब बी से निकालो, ओपी हमारा ऑलरेडी 22 है, साई पी जो कि ट्रैगर प्रेशर के बराबर 17 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ गई। और यहाँ पे साई एस सी सेल के लिए -19 है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस में आ जाएगा तो 19 हो जाएगा। और ट्रैगर प्रेशर अगर यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। बस डिफरेंस क्या हुआ, जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यूज हमारी नेगेटिव में आई थी, अब वो बस डीपीडी के लिए पॉजिटिव हो गई हैं। और डीपीडी में आपको पता है वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे तो मूवमेंट जो होता है हाई वाटर पोटेंशियल लो वाटर पोटेंशियल, मगर डीपीडी के लिए वही उल्टा होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अब लो कौन सा है, बी के पास सबसे कम है, फिर ए है, फिर यहाँ पे सी है। तो यहाँ से मूवमेंट कौन किसको करवा सकता है, बी से ए में जा सकता है, बी से सी में भी जा सकता है, दोनों मूवमेंट पॉसिबल है। और ए से यहाँ से सी में भी जा सकता है। तो यहाँ पे जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट चाहे आप डीपीडी निकालो चाहे वाटर पोटेंशियल निकालो, बिल्कुल सेम आ रही है दोनों के बेसिस पे। तो इसलिए मैंने आपको समझाया अभी तक बच्चों कि चाहे वाटर पोटेंशियल निकालो और चाहे डीपीडी, दोनों एक ही बात है। वाटर पोटेंशियल मॉडर्न कंसेप्ट है, डीपीडी उसका ओल्ड कंसेप्ट है। बस आपको क्या करना है कि किसी एक को फॉर्मूले को लगा करके फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शनल मूवमेंट दोनों के बेसिस पे सेम आ रही है तो आप कोई भी लगा लो, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। तो उम्मीद करेंगे आपने जो आंसर निकालेंगे आपके इससे मैच करेंगे। अगर नहीं मैच करे तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस करो अच्छे से, और क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करो, खुद से एज्यूम करके कर लो प्रैक्टिस, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी अपने आप ही। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये आपके एग्ज़ाम जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है इस पे। न्यूमेरिकल जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होगी दिमाग के अंदर, और साथ में प्रैक्टिस करने से ही आपकी रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो,
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले टाइम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमने इम्बाइबिशन के बारे में पढ़ना है। हमने इस टॉपिक में जो इम्बाइबिशन के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।